Good evening, my dear students. Myself Brijesh Pandey from DP Singh classes, your biology teacher. देखिए बेटा, हम लोग कुछ क्लासेस से फोटोसिंथेसिस को सुन रहे हैं बेटा, यानी डिस्कस इसी पे कर रहे हैं। ठीक, फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने अगर देखें बेटा तो इसमें केवल लाइट रिएक्शन पर अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा। लाइट रिएक्शन में, ठीक, लाइट रिएक्शन में हम लोग का पिछला जो क्लास था बेटा वो फोटॉन पे था। किस पे था? फोटॉन पे। फोटॉन हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी ने एक जगह यूज किया, लेकिन इस पर बराबर क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछे जाते रहे हैं। ठीक, तो हमने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था कि फोटॉन है क्या, यानी व्हाट आर फोटॉन्स या व्हाट इज फोटॉन। यानी फोटॉन है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया आपका? ऑफ सोलर रेडिएशन, यानी सोलर रेडिएशन के डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो फोटॉन है, जिसकी एनर्जी हमने आपको बताया था कि E इक्वल एच न्यू। ठीक, स्टार्क आइंस्टीन ने अपना एक कंसेप्ट दिया था कि अगर फोटॉन या लाइट रेडिएशन अगर किसी जो है कि किस पे आती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या कंपाउंड पे, तो वो कोई एक पर्टिकुलर फोटॉन जो है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के द्वारा अगर देखें तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और उसमें भी वो क्या है कि पूरा का पूरा फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन द्वारा एक फोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ठीक, अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर देखें तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया हुआ इलेक्ट्रॉन थोड़े ही समय में उस एनर्जी को, एक्साइटेशन एनर्जी को हीट या फ्लोरेसेंस के रूप में रिलीज कर देता है। ठीक, अगर कहीं उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसा आपने देखा था फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो रिएक्शन सेंटर के हैं, ठीक, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लाइट एनर्जी क्या की जाती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज कर ली जाती है। ठीक, देखिए इतनी चीजों को हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देखा था। अब आइए देखते हैं कि फोटॉन पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स किस तरीके से कैसे क्या है, आइए इनको देखते हैं। क्लियर हो गया? पहले फोटॉन पर इतना जान लीजिए कि एक पर्टिकुलर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ला देगा। क्लियर हो गया आपका? और वही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करता हुआ अल्टीमेटली NADP प्लस या NADP प्लस ही कर लीजिए, NADP प्लस के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है और इसके बाद उसे रिड्यूस कर दिया जाता है किसमें? NADPH प्लस H प्लस में। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, आप देखिए फोटॉन का, आप देखिए फोटोसिंथेसिस से रिलेशन, तो अगर वान नील के एक्सपेरिमेंट को देखें या वान नील के रिसर्च को, क्लियर हो गया आपका? वान नील के रिसर्च में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ये आ गया आपका। वान नील के रिसर्च से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप देखिए तो क्या आ गया। ठीक, वैसे ही पहले रियल देख लीजिए फोटोसिंथेसिस का, इससे देखा जाए आपका। देखिए 6CO2 देखिए बेटा 6CO2 प्लस 12H2O। क्लियर हो गया? अब यहां से आप देखें बेटा तो यहीं पर H न्यू यानी लाइट एनर्जी हो गई, और यहीं पर क्या हो गया बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसने क्या किया बेटा कि इसे चेंज कर दिया C6H12O6 प्लस 6H2O एंड प्लस 6O2 में। क्लियर हो गया आपका? ये रहा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ठीक, अब आप अगर देखें 1CO2 के लिए अगर कि आप लें तो 1CO2 पर कितना H2O यूज कर लिया जाएगा बेटा? अगर 6CO2 पर 12H2O है तो 1CO2 पर कितने H2O आ जाएंगे बेटा? 2H2O। क्लियर हो गया? यानी CO2 प्लस 2H2O। अब यहां पर देखिए कंडीशन सेम वही होगी बेटा, H न्यू यानी लाइट एनर्जी क्या हो गई है? लाइट एनर्जी। क्लियर हो गया आपका? H न्यू, और ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब यहां देखिए क्या बन रहा है आपका C6H12O6। ठीक,
कार्बोहाइड्रेट का आप देखिए तो वार्निल के या वैसे भी आपके फोटोसिंथेसिस में जो रिसर्च मतलब कि जो रिएक्शन लिया आपका वो इसका क्या हो जाएगा आपका C1 कार्बन हो गया आपका 6 की जगह अगर 1 कार्बन किया तो हाइड्रोजन को क्या ले लीजिए आपका H2 और O6 को ले लीजिए O। ये हो गया आपका क्या आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया आपका। तो CH2O अब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये एम्पिरिकल फार्मूला है आपका ग्लूकोज या कोई और हो सकता है जो है। ठीक देखिए CH2O अब यहाँ H2O कितनी आ गई बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन पर अगर 6 H2O प्रोड्यूस हो रही है बेटा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस H2O और प्लस 6 O2 की जगह कितना O2 हो गया आपका 1 O2। क्लियर हो गया आपका। तो ये आपका हो गया क्या रिएक्शन। ठीक अब इसको आइए देखते हैं आपका कि इस रिएक्शन के यानी कि यहां से क्या क्लियर हुआ आपका कि अगर आप 1 CO2 को फिक्स करते हैं तो यहां पर 1 O2 रिलीज होगी। अगर इस रिएक्शन को आप देखें अगर इससे मैच करें बेटा तो क्या आता है आपको कि अगर 1 CO2 को अगर आप फिक्स कर रहे हैं बेटा तो कितना O2 रिलीज होगी 1 O2। क्लियर हो गया बेटा। देखिए देखिए बेटा अगर आप यहां से देखें तो यहां 1 CO2 यानी फिक्सेशन 1 CO2 फिक्स। क्लियर हो गया बेटा फिक्स्ड। तो यहां पर कितना O2 रिलीज होगा बेटा 1 O2 इवॉल्व। ठीक अगर 1 CO2 फिक्स होगा बेटा तो 1 O2 इवॉल्व होगा किस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में। क्लियर हो गया बेटा। आइए अब देखते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को और वहीं से गेस करते हैं बेटा कि कितने फोटान की जरूरत या कितने फोटान की रिक्वायरमेंट 1 CO2 को फिक्स करने के लिए होनी चाहिए। यानी 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए यानी हाउ मेनी फोटान्स आर रिक्वायर्ड फॉर या टू फिक्स 1 CO2 मॉलिक्यूल टू 1 O2। क्लियर हो गया बेटा। देखिए ठीक देखिए बेटा आपका रिएक्शन क्या था रिएक्शन आपका ये था। देखिए बेटा रिएक्शन आपका ये था ठीक ये देखा बेटा आपने कि P680 किसने P680 जो क्या है बेटा PS सेकेंड है। ठीक P680 ने जब फोटान एब्जॉर्ब किया बेटा ये जो है ठीक तो यहां से क्या है कि जब ये क्या करेगा बेटा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया। ठीक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब यहां पर देखिए कि स्टार्क आइंस्टीन के जैसा हमने पिछले क्लास में आपको कंसेप्ट बताया था बेटा कि अगर 1 फोटान अगर आ रहा था तो 1 फोटान केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन ही उसको जो है कि एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए यूज करेगा। ठीक यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर के रिलीज हो रहा था तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने जो है फोटान की जरूरत होगी बेटा 1 फोटान। अब देखिए अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आप देखिए बेटा तो ये आगे बढ़ता हुआ इसको एक्सेप्ट किया थियोफाइटिन ने। किसने एक्सेप्ट किया बेटा थियोफाइटिन। अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ जो कि आपने देखा था कि क्या क्या रहे क्विनोन रहे प्लास्टोक्विनोन रहे इसके बाद आप इसमें साइटोक्रोम्स रहे प्लास्टोसाइनिन। अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ कहां पे आ गया बेटा ये आ गया P700 पर। किस पे आ गया बेटा P700 है बेटा ये PS फर्स्ट का पार्ट है। P700 फोटो सिस्टम फर्स्ट का आप देखिए बेटा तो पार्ट है। अब यहां पर आप देखिए कि जब मान लीजिए कि इसने 1 फोटान अगर आप देखें तो इसने क्या किया एब्जॉर्ब किया। अगर 1 फोटान एब्जॉर्ब किया तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये अल्टीमेटली कहां पहुंच गया बेटा ये अल्टीमेटली पहुंच गया कहां P700 पर। क्लियर हो गया बेटा। अब ये आप समझ सकते हैं कि P700 पर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा तो ये P700 इलेक्ट्रॉन को तभी एक्सेप्ट कर सकता है P700 इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर चुका हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं किया होगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया बेटा।
तो देखिए अब यहां से क्या होगा कि ये P700 ये भी क्या करेगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से पहले एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा बेटा, रिलीज कर चुका होगा। ठीक, अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को इसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया बेटा आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर यहां से पहुंचा बेटा फेरेडॉक्सिन को। किसको पहुंचा बेटा, फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा NADP प्लस पे। किस पे आ गया बेटा, NADP प्लस पे, और इसने इसको रिड्यूस कर दिया बेटा NADPH प्लस H प्लस। क्लियर हो गया बेटा। अब ये आप जानते हैं कि अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता है बेटा, ये मैंगनीज से होता हुआ, किससे, ये मैंगनीज से होता हुआ, क्लियर हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन फोटोलाइसिस करता है बेटा H2O का। किसकी फोटोलाइसिस करता है, H2O का। ठीक, तो H2O की फोटोलाइसिस करता है। इसके बाद क्या बेटा कि H2O टूटता है किसमें, H2O टूटता है बेटा H प्लस और प्लस OH माइनस में। क्लियर हो गया, सॉरी देखिए बेटा H प्लस OH माइनस में, और यही इलेक्ट्रॉन आप देखिए बेटा तो ये मैंगनीज को, फिर मैंगनीज से आप देखें बेटा तो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, P680 को। ठीक, ये भी आप जानते हैं बेटा कि अगर कहीं यहाँ पर 2H2O का ब्रेकडाउन होगा, क्लियर हो गया, अगर यहाँ 2H2O का अल्टीमेट, वैसे तो 4H2O का ब्रेकडाउन होगा, देख लीजिए उसी को। देखिए बेटा यहां पर आप जान रहे हैं बेटा कि अगर 4H2O का, देखिए अगर यहाँ 4H2O का ब्रेकडाउन होगा बेटा तब जाकर के तो ये 4H प्लस और 4OH माइनस। ठीक, अब यहां से 4OH माइनस से इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होगा बेटा कि 4OH ये रीऑर्गेनाइज होकर के प्रोड्यूस कर देता है किसको, ये प्रोड्यूस कर देगा बेटा किसे, 2H2O और प्लस O2। क्लियर हो गया बेटा, यानी 1O2 के रिलीज होने के लिए, कितने O2 के रिलीज होने के लिए, 1O2 के रिलीज होने के लिए कितने H2O की फोटोलाइसिस या ब्रेकडाउन की जरूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट हो रही है। 1O2 को रिलीज होने के लिए आप देखें बेटा तो कितने H2O के ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट दिख रही है यहाँ पे, 4। 1O2 के रिलीज होने के लिए ब्रेकडाउन कितने H2O का हो रहा है बेटा, 4H2O का। क्लियर हो गया बेटा। अब अगर आप देखें बेटा तो ये 4H2O का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक, तो ये 4H2O कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से 1O2 जब अगर रिलीज हो रही है, देखिए बेटा अगर यहां से अगर 1O2 रिलीज हो रहा है तो 1O2 के रिलीज होने के लिए आप देखिए बेटा तो कितने H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है, 4H2O का। क्लियर हो गया बेटा। अगर 4H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप देखिए बेटा तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक, यानी अल्टीमेटली 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होकर के कहाँ पहुंचना है बेटा, NADP प्लस पर। ठीक, अब केयर करें बेटा कि इस 4 यानी कि 1CO2 के फिक्सेशन में 1O2 रिलीज हो रही है, किसमें, 1CO2 के फिक्सेशन में कितनी O2 रिलीज हो रही है बेटा, देखिए बेटा 1CO2 के फिक्सेशन में, क्लियर हो गया बेटा, यानी 1CO2 के फिक्सेशन के लिए 1O2 इस पर रिलीज हो रही है बेटा। अगर 1O2 रिलीज हो रही है तो इसकी मीनिंग हो गई बेटा कि यहां 4H2O मॉलिक्यूल्स की फोटोलाइसिस हो रही है। कितने H2O मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा, 4H2O का। 2H2O यह है कि रिलीज फिर से अगर देखें बेटा तो रिप्रोड्यूस हो जा रहे हैं, इसलिए नेट जो कि यूज हो रहा है बेटा 2H2O का हो रहा है, लेकिन फोटोलाइसिस कितने H2O की हो रही है ब्रेकडाउन, इसी ब्रेकडाउन को कह लेंगे बेटा फोटोलाइसिस। क्या कह लेंगे इसको, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर हो गया बेटा, यानी 1CO2 के फिक्सेशन के लिए टोटल नेट जो कि H2O के ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा कितने की होगी, 4H2O की। क्यों, क्योंकि 4H2O जब ब्रेकडाउन होगा बेटा तब 2H2O के साथ 1O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए
4s2o के ब्रेकडाउन से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को? अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को NADP प्लस तक अगर देखें बेटा तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है यहाँ पे? देखिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये रिलीज करेगा बेटा तो आप जान रहे हैं कि 1 फोटॉन ये यूज करेगा, ठीक। यानी देखिए यहां पर 1 फोटॉन इक्वल 1 एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें बेटा तो इस पॉइंट पर PS सेकेंड से आएगा, ठीक। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये आगे ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी P680 पे। और जब ये यहां पर आएगा बेटा, आप देख चुके हैं कि P680 इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को तभी यूज कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है जब ये ऑलरेडी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर चुका हो। क्लियर हो गया बेटा? यानी 1 इलेक्ट्रॉन को H2O से 1 इलेक्ट्रॉन को H2O से P680 यानी PS सेकेंड और PS फर्स्ट होते हुए NADP प्लस तक पहुंचने के लिए कितने फोटॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है बेटा? 2 फोटॉन के, ठीक। 1 फोटॉन देखिए वहां पे, और यही 1 फोटॉन कहां पर आ जाएगा बेटा? यही 1 फोटॉन आ जाएगा बेटा यहां पर, ठीक। तो यानी क्या हो गया यहां पे कि 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट H2O से करने के लिए कितने फोटॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है बेटा? 2 फोटॉन्स। देखिए बेटा, यानी यहां से क्या रिजल्ट दिख रहा है बेटा? देखिए यानी 2 photons will be required क्लियर हो गया बेटा? 2 photons will be required to transport 1 electron from H2O to NADP प्लस। क्लियर हो गया बेटा? यानी 2 फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को H2O से कहां तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए? NADP प्लस तक। क्लियर हो गया बेटा? अब यहां से अगर आप देखें बेटा, क्लियर हो गया? तो अब यहां से देखें तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया बेटा? कितने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? 8 फोटॉन्स की। 8 photons will be required। क्लियर हो गया बेटा? अब आप देखिए कि 1O2 के रिलीज होने के लिए, यानी 1O2 के रिलीज होने के लिए इसका मतलब कितने फोटॉन की रिक्वायरमेंट हुई बेटा? 8 फोटॉन्स के। 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की हुई बेटा? 8 फोटॉन्स के। क्लियर हो गया बेटा? यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फोटॉन, मिनिमम 8 photons, minimum 8 photons will be required क्लियर हो गया बेटा? टू फिक्स 1 CO2 हो गया बेटा, और टू इवॉल्व 1 O2 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया बेटा? 1 O2 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर इस 8 फोटॉन को आप देखें बेटा तो ये 8 फोटॉन किस प्रोसेस में रिलीज हो रहा है बेटा? देखिए ये 8 फोटॉन अगर आप देखें बेटा तो ये किस प्रोसेस में यूज हो रहा है?
देखिए बेटा, ये 8 फोटान अगर देखें बेटा तो एक्चुअल में कहां पर यूज हो रहा है? इस 8 फोटान के लिए पीएस फर्स्ट और पीएस यानी पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट दोनों फोटो सिस्टम यूज हो रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसका मीनिंग ये हो गया बेटा कि ये केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के ही प्रोसेस में क्या यूज हो रहा है? 8 फोटान यूज हो रहे हैं। लेकिन आप देखें बेटा तो एक्चुअल में जो फोटान की रिक्वायरमेंट होती है वो 15 to 16 या 17 18 तक आ जाती है जो है, ठीक। यानी 1 CO2 को फिक्स करने के लिए जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है बेटा अगर कि फोटान्स की देखें तो कितने की होती है? 15 to 16 की होती है, ठीक। और ये जो एक्स्ट्रा अगर 12 तक तो इसमें नॉन साइक्लिक में आ गया बेटा। बाकी जो एक्स्ट्रा फोटान की रिक्वायरमेंट हो रही है वो किसके लिए हो रही, कहां से आ रही है बेटा? वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से आएगी। किससे आएगी? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटान क्लियर हुआ बेटा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन को H2O से 1 इलेक्ट्रॉन को H2O से NADP+ तक ट्रांसफर करने के लिए 2 फोटान्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हो गया बेटा? प्रत्येक यानी 1 फोटान यूज होगा बेटा P680 पर और 1 फोटान यूज होगा P700 पर। तो 1 O2 के इवॉल्व होने में अगर देखें बेटा तो कितने 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इन 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए 8 फोटान्स की रिक्वायरमेंट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होगी। क्लियर हो गया बेटा? अब बाकी फोटान्स की रिक्वायरमेंट कहां पर होगी बेटा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ठीक। तो इस तरह से अगर 1 ग्लूकोज को फिक्स करना होता तो आप उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना 1 CO2 में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग 1 ग्लूकोज यानी 6 टाइम कर दीजिए। तो ये तो रहा आपका टोटल अगर देखें तो आउटलाइन किसका बेटा? फोटान का। क्लियर हो गया? अब यहां से देखते हैं बेटा बाकी चीजें तो सब हो चुकी हैं। अब देखते हैं बेटा इस पर किसको, अब इस टॉपिक में केवल एक टॉपिक बच गया बेटा, ठीक। वो है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या हो गया बेटा? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखिए बेटा, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया बेटा? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये प्रपोज किया किसने? पीटर माइकल ने। किसने प्रपोज किया बेटा? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसे प्रपोज किया बेटा पीटर माइकल ने। क्लियर हो गया बेटा? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को प्रपोज किया पीटर माइकल ने। ये एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया बेटा कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस तरीके से रिलीज होती है। समझ में आ गई बात? फोटोफॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, अर्नान ने केवल इतना क्लियर किया था कि लाइट एनर्जी जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है रिलीज होती है और एटीपी के फॉर्मेशन में यूज कर ली जाती है, ठीक। लेकिन इन्होंने अगर देखें तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ये एक्सप्लेन किया गया था कि एटीपी की सिंथेसिस एक्चुअल में होती कैसे है, ठीक। देखिए इन्होंने अगर देखें तो प्रोटॉन मतलब कि फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी जनरेट हो रही है उसके लिए इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एटीपी के जनरेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो उस समय प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब रिलीज होता है तो यही एनर्जी को किस में यूज कर लेते हैं? एटीपी की सिंथेसिस में। यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स across the thylakoid membrane क्लियर हो गया आपका? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया आपका? यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक।
इन फोटोसिंथेसिस या जो कह लीजिए। अब इस प्रोसेस पर अगर आप देखें बेटा तो इनका कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो H2O से या जैसे भी रिलीज हो रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। जब यही प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी कंज्यूम कर ली जाती है या यूटिलाइज कर ली जाती है किसमें, इसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन में। क्लियर हो गया बेटा। फिर द एनर्जी रिलीज्ड हो गया बेटा। द एनर्जी रिलीज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, utilized in क्लियर हुआ बेटा एटीपी सिंथेसिस, यूटिलाइज्ड इन एटीपी सिंथेसिस या कह लें बेटा फोटोफॉस्फोरिलेशन, रिलेशन। क्लियर हो गया बेटा। अब आप यहां पर देखिए देखिए बेटा, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को प्रपोज किया बेटा पीटर माइकल ने, और इसमें इन्होंने बताया क्या बेटा, देखिए इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया बेटा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है बेटा थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन के क्रॉस जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक, जब यही प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है बेटा तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी किसमें यूज कर ली जाती है बेटा, फोटोफॉस्फोरिलेशन में। समझ में आ गई बात। तो अब आइए देखते हैं बेटा कि किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है और कैसे अगर देखें बेटा तो इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक, देखिए यहां पे अगर आप देखें बेटा तो PS सेकेंड, देखिए यहां पर PS सेकेंड यानी P680 क्लियर हो गया बेटा। ये प्रेजेंट होता है बेटा कहां पे, ये प्रेजेंट होता है, सपोज कीजिए बेटा कि ये आपकी हो गई टोटल क्या, थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन। इतने को स्पेस को ले लिया जाता, मान लीजिए किसको, थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन को, थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया बेटा। अगर आप इसको थोड़ा सा हिंट अगर के लें, देखिए बेटा ये पोजीशन आप देखिए बेटा तो क्लोरोप्लास्ट की मान लीजिए हो गई, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट में आप देखिए बेटा अगर सपोज कीजिए कि ये थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन है, क्या है ये, सपोज कीजिए बेटा कि थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन। ठीक, अगर ये थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन है तो ये सब पार्ट किसके होंगे बेटा, स्ट्रोमा। क्या होंगे, स्ट्रोमा। और ये पार्ट हो गया बेटा इसका ल्यूमेन। क्लियर हुआ बेटा। यानी थाइलेक्वार्ड मेम्ब्रेन आप अगर केयर करें बेटा तो ये सेपरेट कर रही है टू चैम्बर्स को, एक स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का तो दूसरा किसको बेटा, ल्यूमेन को। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, ठीक, P680 या PS सेकेंड या ये इसका जो सिस्टम है बेटा, ये सपोज कीजिए किधर ल्यूमेन हो गया, क्या हो गया बेटा, ल्यूमेन। ठीक, अगर ये ल्यूमेन हो गया बेटा तो ये मेम्ब्रेन की इनर साइड हो गई। कौन सी साइड हो गई बेटा, ये मेम्ब्रेन की सपोज कीजिए बेटा कि इनर साइड हो गई, ये मेम्ब्रेन का मान लीजिए बेटा कि इनर साइड हो गया या ल्यूमेन साइड,
और ये सपोज कीजिए बेटा हो गया स्ट्रोमा साइट, ये ल्यूमेन साइट और ये स्ट्रोमा साइट। ठीक, अब देखिए यहां पर होता है बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी H2O से यहीं पर ब्रेकडाउन होता है बेटा H+ और यहीं पर क्या रिलीज होती है बेटा हाफ O2 और यहीं पर रिलीज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। अब देखिए ये चूंकि मेम्ब्रेन के इनर साइड में है तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो जाता है बेटा इस साइड, लेकिन हाइड्रोजन आयन यहीं से कहां पर आ जाते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन यहीं से आ जाते हैं बेटा कहां पर, ल्यूमेन में। हाइड्रोजन आयन कहां पर आ गए बेटा, ल्यूमेन में। ठीक, इसके बाद देखिए अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बेटा, देखिए जब इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है बेटा थियोफाइटिन। ठीक, थियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है बेटा अल्टीमेटली प्लास्टोक्विनोन को। किसे ट्रांसफर करता है बेटा, प्लास्टोक्विनोन को। लेकिन प्लास्टोक्विनोन आप देखिए बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं बल्कि हाइड्रोजन कैरियर है। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर ना होकर के प्लास्टोक्विनोन कैसा कैरियर है बेटा, हाइड्रोजन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर। ठीक, अब ये क्या करता है बेटा कि प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट होता है या चेंज होता है किसमें, PQH2 में। किसमें चेंज हुआ बेटा, PQH2 में। अब आप यहां पर अगर केयर करें बेटा तो प्लास्टोक्विनोन को PQH2 में चेंज होने के लिए क्या चाहिए कि हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आप देखिए तो कहां से आ रहा है बेटा, स्ट्रोमा से। ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है बेटा, स्ट्रोमा से। समझ में आ गई बात। अब यहां पर आप देखिए कि प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस करने के लिए जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है बेटा वो स्ट्रोमा से आ रहा है और इलेक्ट्रॉन आपको मिल जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। इलेक्ट्रॉन किससे मिल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है बेटा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। हाइड्रोजन आयन कहां से आ जा रहा है बेटा, स्ट्रोमा से। अब यहां से जो इसका इलेक्ट्रॉन कैरियर है बेटा ये इलेक्ट्रॉन आता है किस पर, साइटोक्रोम पे। क्लियर हो गया बेटा, किस पे आ गया, साइटोक्रोम पे। तो साइटोक्रोम प्रेजेंट है बेटा कहां, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन यानी ल्यूमेन साइड में। साइटोक्रोम किधर प्रेजेंट है बेटा, ल्यूमेन साइड में। दूसरी चीज ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो यहीं पर जब फिर से प्लास्टोक्विनोन जब इसमें रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन इसमें चेंज होता है बेटा तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाता है साइटोक्रोम की तरफ, लेकिन हाइड्रोजन आयन आप देखिए। ठीक, हाइड्रोजन आयन यहीं से आप देखें बेटा तो ये हाइड्रोजन आयन क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को और ये इंटर कर जाता है बेटा कहां पर, ल्यूमेन में। ठीक, यहां पर फिर देखिए तो हाइड्रोजन आयन यानी जब प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हुआ, प्लास्टोक्विनोन जब PQH2 में रिड्यूस हुआ ये प्रेजेंट है स्ट्रोमा साइड में मेम्ब्रेन के। हाइड्रोजन आयन इसने स्ट्रोमा से लिया जो है और इसके बाद जब इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम को जो मेम्ब्रेन के इनर साइड पर है यानी ल्यूमेन साइड में, तो इसने इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम को ट्रांसफर किया लेकिन हाइड्रोजन आयन कहां इंटर कर गया बेटा, ल्यूमेन में। क्लियर हो गया। अब यहां के आगे अगर आप केयर करें बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया आप कहां पे, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया बेटा P700 पे। किस पे पहुंच गया, P700। P700 से आप देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन आगे किधर बढ़ा बेटा, ये बढ़ा आयरन सल्फर प्रोटीन और इसके बाद ये आगे आ गया बेटा फेरेडॉक्सिन पे। ठीक, और फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया बेटा, फेरेडॉक्सिन से अगर क्या आप देखें तो इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा NADP+ पे। ठीक, NADP+ पे आ गया बेटा। NADP+ किधर है बेटा, ये स्ट्रोमा साइड पर है। किधर है NADP+, स्ट्रोमा साइड पे। ये इलेक्ट्रॉन तो आप देखिए बेटा तो यहां से ले लिया PS फर्स्ट से। ठीक, यानी P700 से, लेकिन हाइड्रोजन आयन एक कहां से लेता है बेटा, ये हाइड्रोजन आयन इसको मिलता है बेटा स्ट्रोमा से। H+ ये हाइड्रोजन आयन इसे कहां से मिलता है बेटा, स्ट्रोमा से। और ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, NADP+ में, सॉरी NADPH+H+ में। क्लियर हो गया बेटा।
देखिए बेटा NADPH+H+ में, यानी इसके लिए हाइड्रोजन इसने कहां से लिया बेटा, हाइड्रोजन इसने लिया स्ट्रोमा से। क्लियर हो गया। अच्छा ये रहा, देखा अगर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखें बेटा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने का रीजन, तो देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट किस तरीके डेवलप हो रहा है बेटा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है बेटा कि जहां भी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हो रही है वो स्ट्रोमा से आ रहा है। जिस भी पॉइंट पर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हो रही है बेटा वो हाइड्रोजन कहां से आ रहा, स्ट्रोमा से। और लेकिन जहां भी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है बेटा वो हाइड्रोजन कंटिन्यूअस एक्यूमुलेट होती चली जा रही है, कहां, ल्यूमेन में। क्लियर हो गया बेटा, ये कंटिन्यूअस एक्यूमुलेट होती चली जा रही है ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होती जा रही है। इसका रिजल्ट यानी कि जहां भी हाइड्रोजन यूज हो रहा है बेटा वो स्ट्रोमा से आ रहा है, और लेकिन जहां भी हाइड्रोजन आप देखिए तो रिलीज हो रहा है वो किस में रिलीज हो रहा है बेटा, ल्यूमेन में। ठीक, तो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या हो रहा है बेटा कि ल्यूमेन में कंटिन्यूअस H+ यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन देखिए बेटा तो ल्यूमेन में कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। ठीक, स्ट्रोमा में डिक्रीज करता जा रहा है। क्लियर हो गया। इससे मेम्ब्रेन, थाइलेक्वायड मेम्ब्रेन के एक्रॉस आप देखिए तो एक क्या डेवलप हो जा रहा होता, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक, और जब यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब रिलीज होता है तो इसके बाद एनर्जी जो रिलीज होती है बेटा वो जो है एटीपी की सिंथेसिस में यूज होती है। ठीक, तो किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ये क्लियर हुआ। बाकी बेटा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा जो है नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है और कैसे रिलीज होती है एनर्जी, और उसकी सिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस में कैसे यूज होता है। ठीक, थैंक यू बेटा।